जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के टॉप 20 प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, अपनी नोट्स पर जरूर नोट कर लेना इन प्रश्नों को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, चित्रकला विषय के मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी और चित्रकला विषय की धुआंधार तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। दिए गए विकल्पों में से मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला परीक्षा गुरु, दूसरा गोदान, तीसरा अलग अलग वैतरणी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया है कई वीडियो में प्रश्न को लिया है कि गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि गोदान जो उपन्यास है यानी गोदान जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रत्येक प्रश्न से भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकालने का प्रयास करूंगा और उस महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी मैं आपको विधिवत देने वाला हूं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। दिए गए विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कौन सी है? विकल्प है पहला कफन, दूसरा है ममता, तीसरा विकल्प है इंदुमती और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तुत विकल्पों में या यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कौन सी है? ममता। और ममता आपकी यानी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है गद्य खंड, और गद्य खंड का दूसरा ही पाठ है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कफन आपको कमेंट करके बताना है कि यह कहानी किसकी है, इंदुमती किसकी कहानी है यानी इसके लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से सरस्वती किस युग की पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका किस युग की है? दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प है छायावादी, दूसरा है द्विवेदी युग की, तीसरा है प्रगतिवादी युग की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से सरस्वती किस युग की पत्रिका है? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सरस्वती जो है यह द्विवेदी युग की पत्रिका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। आगे मैंने प्रश्न को भी शामिल किया है, आगे वीडियो में आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? यहाँ पर उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद को या सेठ गोविंद
गोविंद दास को या हरि कृष्ण प्रेमी को या फिर मोहन राकेश को। तो दिए गए विकल्पों में से मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान गबन, सेवा सदन और निर्मला तथा रंगभूमि आदि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि त्रिवेणी के लेखक हैं। त्रिवेणी के लेखक कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? विकल्प इस प्रकार से हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा विकल्प है यहाँ पर श्याम सुंदर दास, चौथा है विकल्प रामचंद्र शुक्ल। तो त्रिवेणी जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित रचना है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि त्रिवेणी किस विधा पर आधारित रचना है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यालोचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखक हैं कौन? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प क्या है? श्याम सुंदर दास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है बाल कृष्ण भट्ट। तो साहित्यालोचन के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास जी के द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और चारों में से कोई एक कथन सत्य है, बाकी 3 असत्य हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। दूसरा कथन है आधे अधूरे नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तीसरा कथन है गोदान के लेखक राम कुमार वर्मा हैं और चौथा कथन है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मित्रता निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और गोदान जो है यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित रचना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। आधे अधूरे नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, यह भी क्या है? कथन असत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है? पहला ही कथन सही है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं, तो हरिवंश राय बच्चन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। अगला प्रश्न है अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा है हरिभाव उपाध्याय, तीसरा है धर्मवीर भारती और चौथा है जयप्रकाश भारती। तो अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के लेखक कौन हैं या रचनाकार हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, कह रहा है अग्नि रेखा किसकी कृति है। दिए गए विकल्पों में से कौन है जिन्होंने अग्नि रेखा नामक रचना को लिखा? तो यहाँ पर आप देखोगे पहला है विकल्प महादेवी वर्मा, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी जी। तो अग्नि रेखा कृति किसके द्वारा लिखी गई है? अग्नि रेखा जो कृति है यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई रचना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल किया है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी
तुम देखी सीता मृग नयनी में रस कौन सा है? यहाँ पर विकल्प हैं करुण रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा शांत रस और चौथा वीर रस। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? यहाँ पर करुण रस है, क्योंकि जब सीता माता को रावण के द्वारा हरण कर लिया गया तब सीता जी की खोज भगवान राम और लक्ष्मण जी करते हैं। उस समय उनके हृदय में करुण रस यानी उनके हृदय में किस अस्थाई भाव की जागृति हो जाती है? जिसे कहते हैं शोक। शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाता है और यहाँ पर है करुण रस। दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? करुण रस है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंधु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा के दोनों चरणों में मिलकर कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो है चौपाई छंद है और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर कितने चरण हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर बंधु गुरु पद पदुम परागा यह पहला चरण हो गया और सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा यह दूसरा चरण हो गया। तो 16 + 16 यानी कुल कितनी मात्राएं हैं? 32। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला में किस अलंकार का उदाहरण है? यानी दिया गया जो उदाहरण है यह किस अलंकार का है? यहाँ पर रूपक है, उपमा, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो दिया गया उदाहरण उपमा अलंकार का है, क्योंकि पीपल के पत्ते के समान मन डोला। यहाँ पर क्या हुआ है? पीपल के पत्ते से तुलना की गई है हमारे मन की। तो जहां पर किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है या उपमा दी जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। यानी समानता बताई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? दिए गए विकल्पों के अनुसार सही विकल्प कौन सा होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दशानन यहां पर लिखा है दशानन। अब यहां पर पहला पद है 10 यानी आनन। 10 और आनन, इसको अगर हम अलग करेंगे तो क्या होगा? 10 + आनन हो जाएगा। तो 10 का अर्थ है 10 और आनन का अर्थ है सिर, यानी 10 सिरों का समूह या समाहार। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो और बाकी का पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां पर होता है द्विगु समास। तो यहां पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कोयल का तत्सम क्या है? दिए गए विकल्पों के अनुसार कोयल का तत्सम क्या होगा? विकल्प है पहला कोकिल, दूसरा कोयली और तीसरा कोयलिया, चौथा है काकी। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? यानी प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? कोयल का तत्सम रूप क्या होगा? कोयल का तत्सम रूप होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कोकिल इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके आंसर भी बताते रहिएगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सबसे जरूरी बात, आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना। अगला प्रश्न है, कमल सरसिज जलज आदि कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? यहाँ पर विकल्प है पहला विलोम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है तत्सम और चौथा विकल्प है पर्यायवाची। तो कमल सरसिज जलज आदि कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं और ये कमल के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में भाववाची का एक उदाहरण है। दिए गए उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण है जिसमें भाव की प्रधानता है यानी भाववाच्य है? यहाँ पर पहला विकल्प है थोड़ी देर सो लिया जाए,
दूसरा है मैं पत्र लिखता हूं, तीसरा है मुझसे पत्र लिखा जाता है, चौथा विकल्प है लड़का चित्र बनाता है। तो भाववाच्य कहां पर है, किस उदाहरण में है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर सो लिया जाए, इसमें है भाववाच्य। अगला है प्रश्न, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है वह क्या कहलाते हैं? तो यहां पर अविकारी शब्द, सर्वनाम, विकारी शब्द या संज्ञा कहलाते हैं। तो जिन शब्दों का रूप बदल जाए, लिंग बदल जाए, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाए उनमें, वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं विकारी शब्द। कैसे शब्द? विकारी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, युष्मद शब्द का तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? तो युष्मद शब्द का तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में द्विवचन का रूप क्या बनेगा? यहां पर उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा युवाभ्याम। यहां पर पहला ही विकल्प सही है, क्योंकि युवाभ्याम युष्मद शब्द का तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन का रूप है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित वाक्यों में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? पहला है विकल्प यहां पर ईश्वर तुम पर कृपा करे, दूसरा विकल्प है सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, तीसरा है इस दुर्घटना के विषय में किसे नहीं मालूम, और चौथा है क्या वह बिना पूछे चला गया। तो दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य है जो आज्ञा सूचक है, यानी यहाँ पर आज्ञावाचक है? तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम पूजा कार्य करके या पूजा काम करके काम में जुट जाओ। सर्वप्रथम पूजा करके किस में जुट जाओ? काम में जुट जाओ, यहां पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया था, कुल 20 प्रश्न, और इनसे संबंधित अन्य प्रश्न भी बताए हैं। आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।